डोनाल्ड ट्रंप को कैसे संभालेंगे सर? ये तो सबसे भिड़ गए आते ही। राष्ट्रपति बने तो उसके बाद टैरिफ वॉर ही छेड़ के रख दिया उन्होंने। अच्छा, अब ये ना इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अभी खबरें हैं, पुष्टि तो हुई नहीं है, कि सरकार ईवी पॉलिसी ला रही है। 110% का टैरिफ लगाती है, 100 से 110% का टैरिफ ईवी व्हीकल्स पे, इंपोर्ट पे। लेकिन उसको घटाकर 15% करने की बात है। तो टेस्ला के लिए तो एक एंट्री का सिनेरियो बन ही गया है, और टेस्ला तो अब दौड़ेगी भारतीय सड़कों में, ऐसा लग रहा है। तो सर ये पहले बताएं कि एक तो ये टेस्ला का आगमन जो हो रहा है इंडिया में, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को कैसे देखते हैं? तीसरा, फिर जब ऑटो सेक्टर में अगर आपको कुछ पसंद है तो वो भी बता दो कितना, क्योंकि टेस्ला जब आएगा तो वो तो हड़कंप मचा देगा पूरे सेक्टर में। रजत जी, अगर आप गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी जो लास्ट ईयर रिवील की गई थी, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये कहा गया था कि जो व्हीकल जो की जो कीमत है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है, आई थिंक $25,000 के ऊपर की, जो $30,000 के ऊपर की जो कीमत है, वो व्हीकल इंडिया में अगर आती है और वो जो कंपनी है अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में अगले 3 साल में लगाती है, तो उन्हीं कैटेगरी के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 110% से घटा करके 15% करने का गवर्नमेंट का पॉलिसी था। बट अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा था कि दिस इज वेरी अनफेयर कि आप कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने बोल रहे हो और उसके उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी कम करोगे। तो इसके ऊपर जो पॉलिसी है पूरी क्लैरिटी आई थिंक अप्रैल मंथ में, जिस तरह से मैं न्यूज आर्टिकल में भी पढ़ रहा था, अप्रैल में आएगी कि जो एग्जैक्ट जो लास्ट ईयर जो पॉलिसी रिवील करी थी उसमें क्या चेंजेस करके फाइनल पॉलिसी इंडिया में लॉन्च की जाएगी। बट इफ आई टेक इनटू अकाउंट लास्ट ईयर पॉलिसी, मुझे लगता है कि जो ईवी जो इंडिया में आएगी, वेदर इट इज फ्रॉम टेस्ला और एनी अदर ब्रांड, उसकी जो प्राइस रेंज रहेगी वो 30 लाख के ऊपर की रहेगी, पोस्ट रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑल्सो। अगर आप टेस्ला के प्रोडक्ट देखेंगे यूएस और चाइना में भी, तो और उसको इंडिया में जब इम्पोर्ट ड्यूटी जोड़ लोगे तो तकरीबन 30 से 40 लाख के रेंज में वो प्रोडक्ट आएगा। और आज इंडियन ईवी मार्केट जो है प्रीडोमिनेंटली, अगर आप देखोगे, टाटा की जो नेक्सन है तकरीबन 15-20 लाख के रेंज में आती है। महिंद्रा के जो दो नए प्रोडक्ट आए थे 22-23 लाख के रेंज में आए हैं। तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा कंपटीशन टेस्ला से है नहीं, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू द प्लेयर्स लाइक टाटा एंड एमएनएम, जो कि प्रीडोमिनेंटली पैसेंजर व्हीकल में डील करते हैं। आई थिंक मार्केट थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया था पिछले एक वीक में। बट टिल द टाइम हमें क्लैरिटी अप्रैल में नहीं पता चलेगी कि जो कंडीशन लगाई थी गवर्नमेंट ने कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना होगा अगले 3 साल में, तब जाके हम 110% की ड्यूटी घटाकर 15% करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे जैसे क्लैरिटी इमर्ज होगी, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होते नजर आएगा। आप खरीद रहे हैं सर वो टाटा मोटर्स, M&M, ऐसे वाले स्टॉक्स अभी? रजत जी, हम लोग टाटा मोटर्स तो नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स में ओवरऑल अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें चल रही है। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा एज एन कंपनी हमें काफी अच्छी लगती है। इनका जो एसयूवी पोर्टफोलियो है और ट्रैक्टर सेगमेंट है, दोनों ही सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं। और इवन इनके जो मंथली सेल्स नंबर है बाकी ऑटो कंपनी से बेहतर आ रहे हैं। इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्टफोलियो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था, उसमें भी 30 से 35 हजार की बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब अल्टीमेटली सीट वही कंपनीज पे फोकस करेगा जहां अगले क्वार्टर या अगले 2 से 3 क्वार्टर में नंबर रिलेटिवली बेहतर आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा में कोई ऐसे डर की बात नहीं कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में नंबर बहुत खराब हो जाएंगे, इनफैक्ट बेहतर ही होने की उम्मीद है। तो इसी के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि 3200-3300 से करेक्ट होकर 2800 आया है, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड किया जा सकता है। अच्छा, फिर और कौन से सेक्टर हैं सर जो आपको पोस्ट बजट, पोस्ट आरबीआई पॉलिसी और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वॉर के सिनेरियो बना हुआ है, इसमें आपको बहुत अच्छे लगते हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? अगर हम सेक्टर की बात करें रजत जी, तो हमें लगता है कि बैंक्स और एनबीएफसी जो हैं, जो कि डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी रहेंगे आरबीआई के। अगर हम मानते हैं कि अगले 12 महीने में 2 से 3 कट और आएंगे 75 बेसिस पॉइंट का, तो बैंक्स और एनबीएफसी जो कि एक रिजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहे हैं, वहां एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता नजर आ रहा है। तो ये एक सेक्टर रहेगा जो हमें लगता है कि पॉजिटिवली बेनिफिट करेगा। विद इन एनबीएफसी ऑल्सो मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर फेसिंग एनबीएफसी है, कंज्यूमर फेसिंग गोल्ड गोल्ड लोन और जो हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड जो एनबीएफसीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हमें लगता है कि आगे जा करके बनता हुआ नजर आएगा। एट द सेम टाइम कंजम्पशन सेक्टर में जो रिलेटिवली इम्यून है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर, हालांकि अगेन वहाँ एक डिस्कशन चल रहा है कि स्टारलिंक, जो कि अलग अगेन इलॉन मस्क की कंपनी है, वो अगर इंडिया में आएगी तो इन्हें दिक्कत होगी। अगेन मुझे लगता है कि ये इतना इतना बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट काइंड ऑफ 2 या 3 प्लेयर के हाथ में कंसोलिडेटेड मार्केट है। अगर आप देखेंगे जियो, भारती और वोडाफोन, यही मिलके मेजोरिटी शेयर ऑलरेडी ओन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई यहाँ से कंपटीशन बनते नजर आएगा। तो टेलीकॉम सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। अगर हम कंजम्पशन सेक्टर की बात करें,
तो कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज जैसे होटल रिलेटेड, ज्वेलरी में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है ड्यू टू सम रीजन और अदर। ऐसे कुछ सेक्टर्स हमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे लग रहे मैं कुछ स्टॉक्स भी पूछूंगा सर आपसे, आपके स्टॉक बास्केट में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने एसबीआई सिक्योरिटीज के सब्सक्राइबर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को जो आपने सजेस्ट किए हैं। लेकिन उससे पहले ना कुछ और खबरें भी बहुत रूल कर रही है मार्केट पे। एक ऐसा स्टॉक है जो टूटा ही नहीं है इस वाली गिरावट में ज्यादा, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का स्टॉक। और अब खबरें हैं एनएससी के आईपीओ को लेकर, उसकी वैल्यूएशंस को लेकर तो स्ट्रीट बहुत ओवर एक्साइटेड हो रही है, लेकिन पता नहीं वो आईपीओ कैसे आएगा इतनी, जब बाजार की सेंटिमेंट ही इतने कमजोर हैं तो। और दूसरी चीज है, एनएसडीएल भी बोल रहा है कि ऐसी ही सिनेरियो में वो 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहे हैं अगले महीने तक। तो ये अभी आप इसमें स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी को कैसे देखते हो, स्पेशली ये जो डिपॉजिटरी सर्विसेज वाली कंपनियां हैं और स्टॉक एक्सचेंज वाली और दूसरे कॉमोडिटी एक्सचेंज वाली जो कंपनी। हैं। पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में क्या हुआ था कि अगर आपको याद होगा कि बीएससी की जो रीरेटिंग की स्टोरी स्टार्ट हुई थी, वो उनके एफएनओ सेगमेंट में जो उनका एग्रेशन था उसके चलते हुई थी। और हमने देखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट शेयर है एफएनओ मार्केट में तकरीबन 8 से 10% पिछले 2 सालों में हो चुका है। और उसी के चलते हमने देखा था कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की काफी एग्रेसिवली एक्सपांड हुई थी। और उसी के चलते स्टॉक में रीरेटिंग हुई थी। अब जब सितंबर मंथ से हमने देखा कि एफएनओ के जो रेगुलेशन है इसमें चेंजेस होने लगे, तो उसके चलते स्ट्रीट को एक फियर था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है उसमें कहीं ना कहीं हिट करेगा। और जब स्ट्रीट ने ये देखा कि पिछले 3-4 महीने में हालांकि वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हुए हैं, बट अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो अल्टीमेटली जो एक्सचेंजेस होते हैं उनकी जो आमदनी होती है इट इज लिंक टू वैल्यू बेस्ड ट्रांजेक्शन, राइट। तो जो वैल्यू है उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी आई नहीं है। और अगर आप बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के भी कमेंट्री सुनेंगे तो उन्हें ये भरोसा है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में जितना भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम लॉस हुआ है वो एक रिकूप होने का की प्रोबेबिलिटी है अगले 3 से 4 क्वार्टर में। और इसी के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अगर आप दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी देखेंगे, और उसमें एक वन ऑफ आइटम था जहां उन्होंने एक अपना जो एक फंड होता है सॉवरिन वेल्थ फंड, उसमें उनको थोड़ा सा पैसा डालना पड़ता है। अगर आप उसे हटा देंगे तो काफी अच्छे नतीजे भी दिए थे। तो उसी के चलते बीएससी में हमने करेक्शन देखा नहीं। बट मुझे लगता है कि जो इसका जो फेयर वैल्यू है 5,800 to 6,000 उसी के आसपास अब स्टॉक मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके इसमें एक्साइट होके अपने को हमने स्टॉक ऐड नहीं करना है। मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से कहा कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है उसी के चलते इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनी हुई है। बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बीएससी का जो वैल्यूशन है रिलेटिवली महंगा है एनएससी के सामने। तो ये नहीं हो सकता है कि एनएससी का आईपीओ आएगा तो बीएससी का स्टॉक और यहाँ से चल जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए बीएससी को लेकर।